Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your psychology teacher 101. Welcome to our channel View Short Notes. सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सकें. टुडे आवर लेसन इज़ लेसन नंबर 34 इंटेलिजेंस. आज हम इंटेलिजेंस की थेरीज देखेंगे. कुछ गार्डनर्स थेरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, यानी मल्टीपल इंटेलिजेंसेस के बारे में गार्डनर ने 1985 में एक थेरी दी थी. अब वो जो था वो टोटली डिसएग्री था फैक्टर एनालिसिस से. हमने लास्ट चैप्टर में देखा था फैक्टर एनालिसिस के बारे में, लेकिन ये जो था इसने बिल्कुल भी उस पर जो है वो उसने बिलीव नहीं किया. उसने कहा ये बिल्कुल भी गलत है. ठीक है, आगे जो इसकी थ्योरी थी वो मेनली कंसिस्ट करती थी 8 इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंसेस पे. इंटेलिजेंसेस से ही पता चल रहा है कि ये ज़्यादा चीज़ों का मजमूआ है. अब यहाँ पे जो उसने बताया कि 8 काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस होती हैं जो कि इंसान का ह्यूमन को जो है मेंटेन रखती हैं. सबसे पहले लिंग्विस्टिक, then logical, mathematical, spatial intelligence, musical intelligence, bodily kinetics and interpersonal intelligence and naturalistic intelligence. ये 8 किस्म की इंटेलिजेंस जो है इनसे मिलके इंसान का जो सिस्टम है वो मेंटेन होता है. आगे आते हैं स्टर्नबर्ग्स ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट. अब ट्राइआर्किक से मुराद है यानी ट्राई यानी 3. यहाँ पे 3 मेन कंपोनेंट होंगे इंटेलिजेंस के. सबसे पहले एनालिटिकल इंटेलिजेंस, देन क्रिएटिव एंड देन प्रैक्टिकल. एनालिटिकल में जिसमें हम एनालिसिस करते हैं किसी भी चीज़ का, बहुत गौर फिक्र करते हैं. ठीक है, और जो क्रिएटिव है जिससे लोग क्रिएटिव जैसे पेंटिंग वगैरह करते हैं, आर्ट का काम करते हैं, इस तरह की चीज़ें जो है क्रिएटिव में आ जाए. प्रैक्टिकल जो इंटेलिजेंस है ये पियाजे के व्यू ऑफ इंटेलिजेंस से मिलता है. ठीक है, यहाँ पे उन्होंने इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को किस तरह डिफाइन किया था इन टर्म ऑफ क्वालिटेटिव चेंजेस इन थिंकिंग विच आर क्लियरली अपेरेंट इन द चिल्ड्रन ऑफ पार्टिकुलर एज. यानी हर एज पे हर इंसान की क्वालिटी होती है जो कि चेंज होती रहती है हर स्टेज पे. ठीक है, ये हमने देखे थे पियाजे के कुछ व्यू इंटेलिजेंस के. आगे आ जाता है हेयरआर्किकल थ्योरी. हेयरआर्की से क्या मुराद होता है, जैसे एक स्ट्रक्चर बना होता है ट्री की तरह, ट्री की फॉर्म में. इसकी जो थ्योरी थी ये कार्ल ने दी थी 1986 में और वर्नर ने 1971 में. इन्होंने सबसे हाईएस्ट लेवल पे किसको रखा, इंटेलिजेंस के जी फैक्टर को, जो कि स्पीयरमैन ने डिस्क्राइब किया था. सेकंड लेवल पे इन्होंने रखा था प्राइमरी मेंटल के जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनको. ठीक है, जो कि थर्नस्टोन ने बताए थे. और थर्ड लेवल पे इनके जो थे वो थे स्पेसिफिक एबिलिटीज़ के फैक्टर जो कि हमारे अंडरलाइन इंटेलिजेंस में आ जाते हैं. मेजरमेंट जिसमें हम ले आते हैं इंटेलिजेंस की. अब जो इंटेलिजेंस होती है उनको मेजर भी कर सकते हैं. कुछ इंटेलिजेंस के टेस्ट होते हैं. यहाँ पे देखते हैं इंटेलिजेंस की मेजरमेंट की हिस्ट्री क्या थी. सबसे पहले जो इसका एबिलिटी वर्ड जो होता है लेवल होता है उसको हम किस तरह चेक करते हैं ये देखते हैं हम. पीपल जो होते हैं किस तरह वो सर्च करते हैं लाइफ मेट्स को, कंपेनियंस को, वर्कर्स को. ठीक है, किस तरह वो देखते हैं कौन सा इंसान जो है उनके स्किल्स पे उतरेगा पूरा उतरेगा और कौन सा जो है उनके काबिल है उनकी फैक्ट्री के. ठीक है, उनके टेलर्स के तौर पे, कारपेंटर्स के तौर पे. ये तमाम चीज़ें हम इंटेलिजेंस लेवल को चेक करके रखते हैं. फ्यू जगह पे देखते हैं आप लोग का कॉलेज वगैरह में भी टेस्ट होता है, पहले लिया जाता है इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, वो जनरल नॉलेज में इसमें होता है. ठीक है, यहाँ पर उन्होंने साइमन की 1905 में उसने एक फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट था. ठीक है, इसने एक स्केल डेवलप किया था एजुकेशन मिनिस्ट्री का. ठीक है, उसने देखा था कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो डल हैं. ठीक है, और कौन से जो है वो ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट्स हैं. ये स्केल उसका जो था वो डल स्टूडेंट को अलहदा करता था और जो अच्छे स्टूडेंट्स थे उनको अलहदा करता था. अब यहाँ पे एक टेस्टिंग प्रोसीजर था जो कि बिनेट और साइमन ने दिया था मिलके. अब इनका जो ये टेस्ट था वो किस तरह था, इनकी कुछ आइटम्स थी, ये उन्होंने एज के लिहाज से दी थी. सबसे पहले 3 ईयर्स था उसमें वो देखते थे नोज़, आइज़ और माउथ को. ठीक है, ये दो डिजिट्स को ये रिपीट करते थे. ठीक है, बाद में वो पिक्चर को डिस्क्राइब करने का बोलते थे या फिर कोई गिफ्ट दे देते उसको फैमिली नेम उसको रिपीट करने का बोलते थे. वो 6 सिलेबस में. अब जो 4 ईयर्स के बच्चे होते थे उनके साथ वो क्या करते थे, एक सेक्स नेम्स की दे देते थे उनको, नाइफ, पेनी. ठीक है, उनको रिपीट करते थे 3 डिजिट्स को. बाद में उनकी कंपेयर करने को बोलते थे लाइन्स को, 2 लाइन्स को, उनकी लेंथ को. जो 5 ईयर के बच्चे होते थे उनके साथ वो क्या करते थे, कंपेयर करते थे 2 वेट्स को, या कॉपी करते थे स्क्वायर को, रिपीट करते थे सेंटेंस 10 सिलेबस के, काउंट करते थे उसको 4 पेनिस के बराबर. ठीक है, ये 6 ईयर्स का जो बच्चों का था टेस्ट उसमें वो करता था डिस्टिंग्विश करना होता था उसमें
मॉर्निंग और आफ्टरनून को, ठीक है। इसके अलावा उसमें वो कॉपी करते थे शेप को, और 13 यहाँ पे पेनिस को काउंट करने को बच्चों को बोलते थे। ये इनके टेस्ट थे कुछ हर एज के लिहाज से। जब 7 ईयर के बच्चे होते थे उनके लिए वो क्या करते थे, आइडेंटिफाई करते थे राइट हैंड कौन सा है और लेफ्ट ईयर कौन सा है, और डिस्क्राइब करने को बोलते थे, किसी भी पिक्चर को डायरेक्शन को प्रिसाइज करने का बोलते थे, और नेम ऑफ कलर्स को। अब जो 8 ईयर्स के टेस्ट होते थे वो होते थे कंपेयर करना होता था, रिमेंबर करना होता था 2 ऑब्जेक्ट्स को, और इसके अलावा 20 to 0 काउंट करना होता था। इसके अलावा वो मिशंस को पिक्चर के इंडिकेट करते थे, और डे और डेट के बारे में रिपीट करते थे 5 डिजिट्स को। ये कुछ टेस्ट थे, ठीक है, जो वो लेते थे। अब ये 15 ईयर्स के जो बच्चे थे उनका उन्होंने क्या टेस्ट रखा था, 7 डिजिट देते थे, उनको रिपीट करना होता था, और 3 वहाँ पोइम्स होती थी, और 26 सिलेबस के सेंटेंसेस को रिपीट करना होता था, और एक इंटरप्रेट करना होता था पिक्चर को, और सॉल्व करनी होती थी सेवरल फैक्ट्स के मुताबिक किसी भी प्रॉब्लम को। ये 15 एज के थे। अब बाद में इनकी रिवीजन क्या उन्होंने की, सबसे पहले अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था लेविस टर्मन, उसने फर्स्ट स्टैनफोर्ड रिवीजन की थी इसकी स्केल की 1916 में। अब इसने क्या रिवीजन की थी, अमेरिकन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उसने 3 एज का जो एल्डर टूल था उस पर टेस्ट जो है वो दिया था। अब यहाँ पे जो कंसेप्ट है मेंटल एज का वो क्या है, चिल्ड्रन टेकिंग द बिनेट-साइमन टेस्ट वर असाइंड अ स्कोर दैट करेस्पॉन्डेड टू द एज ग्रुप बाय बिलोंग्ड। वो मेंटल एज को चेक करने के लिए यहाँ देखते थे कि इंसान की अपनी एज के लिहाज से उसकी मेंटल एज है वो क्या, क्रॉनिकल एज होती है जो हमारी एज होती है रियल, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ। लेकिन जो मेंटल एज होती है इसमें हम एज बताते हैं एवरेज एज, जो कि वो सिक्योर करता है कोई भी बच्चा। यहाँ पे आगे देखिए कंसेप्ट क्या है इसका, आईक्यू का, इंटेलिजेंस को क्यूटेंट बोलते हैं। आईक्यू के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। ये एक इंडिकेटर होता है जिसमें हम मेजर करते हैं किसी भी इंसान की इंटेलिजेंस को, उसकी मेंटल वेल पावर को, ठीक है। जिसका फार्मूला होता है आईक्यू स्कोर इक्वल टू MA/CA × 100। ये इसका फार्मूला, ठीक है। ये MA जो है ये इसकी मेंटल एज है, और जो CA है ये इसकी क्रॉनिकल एज है, जो उसकी रियल एज है। ये इसका फार्मूला इस तरह यूज़ हम करते हैं। अब ये फार्मूला किस तरह यूज़ होता है, क्रॉनिकल एज और मेंटल एज को डिवाइड करके, डेविएशन करके IQ स्कोर्स की हम लोग बताते हैं कि बच्चा जो है किस हद तक इंटेलिजेंट है। अब इसकी डेविएशन क्या होती है, ये बेस करती है इस पे स्टैटिकल टेक्निक पे। जो एवरेज स्कोर होता है किसी भी इंसान का उसको हम दिमाग में रखते हैं, ठीक है। उसका IQ टेस्ट जो है वो डेविएट कर जाता है एवरेज से हमेशा। आगे जो होता है अवेलेबल स्टैटिकल शो दैट अराउंड 2/3 और 66% पॉपुलेशन फॉल विद इन रेंज ऑफ 15 IQ पॉइंट, यानी 15 ज़्यादा लोगों का था 100 में से, एवरेज लोगों का था बहुत कम। जो मेजोरिटी थे उनके IQ जो थे 85 to 115 तक आ रहे थे, ठीक है। अब जो 70 होते हैं, बिलो 70 वो रिटार्डेड लोग होते हैं, और जो 85 होते हैं वो बॉर्डर लाइन, और जो 100 वाले होते हैं वो एवरेज होते हैं, 115 वाले सुपीरियर, और 140 वाले गिफ्टेड। बहुत कम होता है कि जो 140 पे कोई जाए, सुपीरियर ज़्यादा होते हैं। अब जो IQ टेस्ट होता है, इस टेस्ट को मेक श्योर करने के लिए उन्होंने देखा कि ये वैलिड है, रिलायबल है, और स्टैंडर्डाइजेशन है या नहीं। अब जो स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट था वो लास्ट रिवाइज किया गया था 1985 में। इसमें उन्होंने देखा था किसी नेचर सब्जेक्ट की एज की, यानी बच्चों को बताया गया कि वो कॉपी करें किसी भी फिगर को, ठीक है। डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में बच्चों को देखा जाता था, उनको एनालिसिस किया जाता था, ठीक है। सिमिलैरिटी वर्ड्स को उनको बताया जाता था। इसके अलावा इसको एडमिनिस्टर किस तरह किया जाता है, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन की जाती थी इसकी, मतलब बच्चों से ओरली टेस्ट लिया जाता था इसमें, ठीक है। आगे जो वेस्लर अडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट आ जाता है जिसको हम वेज आर भी बोलते हैं, वेज आर और विस्क 3, ये 2 टेस्ट थे जो साइकोलॉजिस्ट डेविड ने दिए थे, ठीक है। दोनों टेस्ट जो थे कंसिस्ट करते थे 2 मेजर पार्ट्स पे, एक तो वर्बल स्केल, दूसरा परफॉर्मेंस और नॉन वर्बल स्केल। जो वर्बल स्केल था इसमें हम देखते थे इसकी जितनी भी प्रॉब्लम होती वो वोकैबुलरी के डेफिनेशन के मुताबिक, इनकी वोकैबुलरी कैसी है बच्चों की, इसमें सब क्लासेस थी, इंफॉर्मेशन की, कंप्रीहेंशन की, अर्थमेटिक और सिमिलैरिटीज़ की। लेकिन जो परफॉर्मेंस स्केल था इसमें हम देखते थे जो उनके बच्चों की पिक्चर कंप्लीशन होती थी, उन्होंने कंप्लीट की है किस तरह की है, किस तरह उन्होंने अरेंज किया पिक डिजिट, उनके सिंबल जो हैं वो, और इसके अलावा उनके ऑब्जेक्ट असेंबली के बारे में। अब जो वेज और विस्क टेस्टिंग को एडमिनिस्टर किस तरह किया जाता है, या तो इंडिविजुअली किया जाता था बच्चों पे, यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग होता था बहुत ज़्यादा। अब जो
ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट थे वो जो थे उन्होंने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेशन की इसकी वेस्ट सार्क और विस्क 3 की किस तरह डेवलप की थी, ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट ग्रुप में की। इंडिविजुअली जो था मतलब एक एक बंदे को जो लेकर है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग में आ जाता था। अब जो कल्चर बाइसेस इसमें आ रही थी इंटेलिजेंस टेस्ट में, वो क्या थी कि जो लोग थे उनका कल्चर हर बंदे का अलग होता है, वो अपने कल्चर के लिहाज से हर एक का टेस्ट होगा। इस तरह हम ये फिर अगेंस्ट रह जाता है माइनॉरिटी। अगर माइनर लोगों को देखें अपने जैसे पाकिस्तान में ये क्रिश्चियंस वगैरह हैं, ये उनमें हमारा जो टेस्ट है वो अप्लाई नहीं हो सकता, कल्चरल ग्रुप का भी आ जाता है डिफरेंस। आगे जो अल्टरनेटिव फार्मूलेशन इसकी होती हैं वो होती हैं मोरल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस एंड इमोशनल। मोरल क्या है, ये कॉल्स और हैस ने दी थी 1997 और 1998 में। अभी ये एबिलिटी होती है किसी भी राइट और रॉन्ग चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने की, ठीक है। इसमें मॉरली देखते हैं कि इंसान ये रॉन्ग है यहाँ पे, यहाँ राइट। और सोशल में क्या होता है, सोशल इंटेलिजेंस को भी हम SQB बोलते हैं। इसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं लोग किस तरह दूसरों के साथ डील कर रहे हैं, अपने सेल्समैन के साथ, अपने पॉलिटिशियंस के साथ, टीचर्स के साथ, ठीक है, उनका क्या बॉन्ड है अपने इन्वायरमेंट के साथ। आगे आ जाता है इमोशनल टेस्ट और EI, इसको EQ भी इंडिकेट किया जाता है। अब ये जो टेस्ट था इसमें हम देखते थे किसी भी इंसान वो किस तरह कोप अप करता है दूसरों के इमोशंस को, ठीक है, वो किस तरह दूसरों को सेल्फ अवेयरनेस उसे कितनी है, कितना वो एम्पैथी है और कितना वो हैंडल करता है अपने रिलेशनशिप्स को, कैसे वो मैनेज करता है अपने इमोशंस को। यही तक था हमारा आज का लेसन। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।